डेल्टा कॉर्प कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए हैं। एक बार मैं जल्दी से आपके सामने नतीजे रख दूं। आय 3% बढ़कर आई साल दर साल में, आपको बता रहा हूं। कामकाजी मुनाफा 13% घटा है। ईबिटा 80 करोड़ से 69 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन्स घटे हैं 37.5% से 31.5% के आसपास, 6% कमी दिखी है। और मुनाफा 17% घटकर आया है, 58 करोड़ से 48 करोड़ के आसपास आता दिखा है। और तिमाही दर तिमाही भी नतीजों में कमजोरी नजर आ रही है। मार्जिन, आय, मुनाफे और नेट प्रॉफिट में, कामकाजी मुनाफे में भी। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ हार्दिक ढेवार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं सर, लग तो ये रहा था कि वापस से कोविड के बाद लोग बड़े मूड में हैं, छुट्टियां मनाने के, घूमने फिरने, खर्चा करने के मूड में, लेकिन आपके नतीजों में वैसा दिख नहीं रहा है। आय, मुनाफे, मार्जिन सब में कमी आई है, तो क्या कुछ बिजनेस में धीमापन दिख रहा है सर इस तिमाही में? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो धन्यवाद, आपने एक और बार मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, उस वजह से जी। पहले तो आपने जबकि आय की बात की तो आपने साल दर साल किया, फिर जब मुनाफे की बात की तो आप क्वार्टर्स पे चले गए। अगर आप आय के साथ मुनाफा भी साल दर साल देखते तो 24 करोड़ के लॉस के सामने नहीं, मुनाफा 58 करोड़ था ना पिछले साल, इस बार 48 करोड़। मुनाफा भी साल दर साल ही बताया मैंने। पिछले साल सेम तिमाही की बात कर रहे हैं। जी। मैं पूरे साल की बात कर रहा था। पिछले पूरे साल में 24 करोड़ का नुकसान था, जो कि बदल के इस बार ही 66 करोड़ का मुनाफा हुआ है। ओके। तो मेरा ये बोलना है कि हालांकि आप अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो बात आपकी थोड़ी ऑन द फेस ऑफ इट जैसे कहते हैं वो सही लगती है, लेकिन आपको 2-3 चीजों का इसमें ध्यान देना होगा। एक तो पूरा जो जनवरी का महीना था वो ओमिक्रॉन के चलते सारा ट्रैवल एकदम से ठप हुआ था। कोई लोग जहां पर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाना पसंद नहीं करते थे, उस वजह से पूरा जो जनवरी का महीना था वो थोड़ा सा ठंडा रहा। हालांकि पहले 7-8 दिन जब हमने आपसे बात की थी पिछले तिमाही के नतीजों के बाद, तब रुझान ऐसे लग रहे थे कि सब ठीक ही है, पर उसके बाद जो हुआ वो पूरा महीना जो है वो एकदम सा वॉश आउट था। इसके साथ ही गोवा में इलेक्शन का सीजन था, जैसे आप जानते हैं, तो 14 फरवरी तक आचार संहिता थी लागू। उसके चलते कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के अलावा और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आचार संहिता के दौरान लगते हैं, जैसे लिकर सर्विंग के टाइमिंग, गैदरिंग के टाइमिंग। तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये 14 फरवरी तक तो ये चला। तो आप ये 45 दिन ना मान के चले और 25-30 दिन भी मान के चले, और इसका अगर आप नॉर्मलाइजेशन ले आए ये जनवरी, फरवरी, मार्च के नंबर्स पर, तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स ऑलमोस्ट उतने ही ट्रांसलेट होंगे जैसे हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे, और शायद उससे बेटर भी हो सकते थे। परफेक्ट। बेटर हो सकते थे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने मार्च में हमने देखा है, जिस तरीके के विजिटेशन हुए हैं और जो अप्रैल में अब तक के रुझान है, वो यही दर्शा रहे हैं कि हमारा जो रन रेट है वो बरकरार है और शायद यहाँ से बेहतर हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो इस तिमाही में जो समस्याएं थी वो थोड़ी लोकल वाली भी थी। तो अब देखिए, गोवा के इलेक्शन खत्म हो गए, ओमिक्रॉन भी चला गया, 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी पूरी खुल गई, करेक्ट? तो क्या अप्रैल से जून वाली ये तिमाही है, ये अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही साबित हो सकती है? अनिल जी, अप्रैल से जून की तिमाही में और भी कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आईपीएल होता है, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं बिफोर द वेकेशन स्टार्ट्स। तो ये सारे चीज, और अप्रैल से जून वाला जो तिमाही होता है वो नॉर्मली एक स्टेडी तिमाही रहा है हिस्टोरिकली। अगर आप देखें 2008 से डेल्टा का अगर आप सारे नतीजे को एनालाइज करें तो अप्रैल से जून की जो तिमाही होती है वो एक स्टेडी तिमाही होती है। तो जो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में शायद देखा, उससे उसी के आसपास आपको नंबर्स दिखेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए। तो ये 210 करोड़, 211 करोड़ का जो आपने रेवेन्यू देखा है, इसको आप अगर थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगे तो ये 240 के आसपास जो हमने पहले अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले तिमाही में किया था, उस नतीजे के आसपास आ जाएगा। तो वो आप मान के चल सकते हैं कि वो रन रेट बरकरार हो सकता है। अच्छा सर, ये श्रीलंका में तो मामला बिगड़ा हुआ है, वहां पर तो हालत बड़ी खराब है, तो क्या कुछ आपके श्रीलंका के बिजनेस पर असर आ रहा है? अनिल जी, हमारा कोई बिजनेस तो था नहीं श्रीलंका में। हमने केवल एक जमीन ले रखी थी। अच्छा। और कुछ सालों पहले, जहां पे हम एक कैसीनो का लाइसेंस
लेने की कोशिश कर रहे थे। ओके। उस जमीन को भी हमने फॉर्चुनेटली अब बेच दिया है, तो श्रीलंका का कोई एक्सपोजर हाल फिलहाल तो है। तो अच्छा, आपने वो थी जमीन वो भी बेच दी ऑलरेडी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, परफेक्ट। चलो, ये काम अच्छा है कि आपने समय से भेज दिया, नहीं तो अभी तो हालत जो हिसाब से श्रीलंका की पूछे मत। अच्छा सर, एक चीज बताइए, चलिए थोड़ी इस बार कुछ कुछ कारण रहे, उस हिसाब से रेवेन्यू थोड़ा कम आया, मुनाफा कम आया, समझ में आया, लेकिन मार्जिन 6% क्यों घट गए? साल दर साल देखूं तो, तिमाही दर तिमाही देखूं तो मार्जिन ज्यादा घटे हुए दिख रहे हैं मुझे। मार्जिन घटने के पीछे वजह? दो वजह है। साल दर साल अगर आप पहले एनालाइज करें या विश्लेषण करें उसका, तो पिछले साल जब आप देखेंगे तो काफी कुछ कदम उठाए गए थे कंपनी द्वारा, जैसे कि सैलरी में कटौती की गई थी काफी स्टाफ की, जिसका इम्पैक्ट था। अब इस साल में आप देखेंगे तो बिकॉज वो सारे लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन चले गए, बिजनेस शुरू हो गया है फिर से, तो वो जो सैलरी कट्स वगैरह थे वो रिस्टोर कर लिए गए हैं, इंक्रीमेंट्स थोड़े बहुत हुए हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ स्टाफ का भी रिडक्शन हुआ था, जो पिछले साल के मुकाबले इस साल वी हैव गॉन बैक टू अवर ओरिजिनल स्टाफिंग, प्री कोविड लेवल्स के स्टाफिंग पे। तो ये इस दो कारण की वजह से थोड़े बहुत एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा पिछले साल अगर आप देखें तो जो मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हमने किया था वो उस लेवल का नहीं था, क्योंकि हम केवल 4 या 5 महीने ऑपरेशनल थे। इस साल हम लोग 7 महीने ऑपरेशनल है, हमने मार्केटिंग स्पेंड्स भी ज्यादा किए, तो उस हिसाब से खर्चे थोड़े से बड़े हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ वहां की मतलब उतनी नहीं आई है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज ऑफ ऑपरेशंस लिमिटेड थे। लेकिन अगर आप इसका और फर्दर विश्लेषण करें और इस साल में अगर आप देखें कि हम अगर इसी तरह चलते रहे और यही लेवल्स पे रहे, तो हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो बढ़ के 35, 37, 38% जो हमारा रेगुलर मार्जिन है उस लेवल पे पहुंच जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। अच्छा सर, पिछली बार जब आपने जनवरी में तिमाही रिजल्ट्स के बाद में जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने कहा था कि भाई अगले वित्त वर्ष में हम अपना जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है उसका आईपीओ लाएंगे। तो शुरू हो गया सर ये नया वित्त वर्ष, अब प्लान बताइए। तो जो हमने आपको कहा था हम उस पे कायम है। बैंकर, लॉयर सारे अपॉइंट हो चुके थे। उस बोर्ड मीटिंग के बाद जब डेल्टा कॉर्प की बोर्ड मीटिंग में हमने ये फैसला लिया था कि अब इसको आईपीओ करना है, उसके बाद हमने सारे बैंकर, लॉयर सब अपॉइंट कर लिए, काम शुरू कर दिया। 2-3 महीने का काम ऑलरेडी हो चुका है, और हमारा ये मानना है कि अगले महीने भर में हम इतनी तरह तैयार होंगे कि हम अपना डीआरएचपी फाइल कर सकते। तो अगले महीने डीआरएसपी फाइल करने का प्लान है, राइट सर? कोशिश यही है कोशिश, अनिल जी, जी। काम चालू है, कोशिश यही। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये कि जल्दी आईपीओ शायद फर्स्ट हाफ इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, समय देने के लिए और अपने नतीजे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और आगे का डायरेक्शन भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो डेल्टा कॉर्प नतीजे पेश करता हुआ अपने तिमाही दर तिमाही और साल दर साल नतीजों का विश्लेषण आपके सामने मैनेजमेंट के साथ 315 पर स्टॉक है ट्रेड करता हुआ वायदा कारोबार के